पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और राजस्थान के अंदर भी 2 चरणों के अंदर लोकसभा चुनाव है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप वीरेंद्र जी राजपुरोहित हैं और आप वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं। तो आज की ये जो चर्चा है ये होगी कि चुनाव के अंदर किस तरह का माहौल है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के ऊपर राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, समाज के ऊपर इन मुद्दों का क्या असर होगा, और विकास की बात तो साथ में है ही है। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आप ये बताइए, जो ये मारवाड़ बेल्ट है इसके अंदर क्या मतलब राजनीतिक सिनेरियो रहने वाला है? मारवाड़ के अंदर रतन सिंह जी, राजनीतिक सिनेरियो हमेशा आपको पता ही है कि बीजेपी यहाँ मजबूत रहती है हमेशा से, और इस बार भी बीजेपी लगभग मजबूत रहेगी। जैसे अपन जोधपुर की बात करें, जोधपुर के अंदर गजेंद्र सिंह जी शेखावत आज की तारीख के अंदर मजबूत है। दूसरा, आगे अपन चलते हैं, बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष है वहाँ पे और ज़बरदस्त, तो उस पर अपन ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में अपन स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन पलड़ा भारी रविंद्र सिंह भाटी जो युवा है उसका माहौल उसके रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में है पूरा। लेकिन अब इसमें एक बात और है, रविंद्र सिंह भाटी, एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी हैं तो एक तरफ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कैलाश चौधरी हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार राम जी हैं। तीनों ये दो तो हो गए एक ही समुदाय से, एक ही जाति से आते हैं, तो उनके तो होंगे वोट डिवाइड। और कैलाश चौधरी की अभी जो मोदी जी की सभा हुई है तो उनका माहौल भी बन रहा है, तो ये कांटे की टक्कर होगी वहाँ पे बाड़मेर में। मतलब अब वहाँ पे जो यदि जातीय फैक्टर की बात करें तो जो अल्पसंख्यकों के वोट हैं वो और एससी के वोट डिसाइड करेंगे हार जीत। और हार जीत तब डिसाइड होगी, अभी तो टाइम पड़ा है कि वोट किसको दे रहे हैं। माहौल तो तीनों का, अभी कोई कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारा माहौल है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारा है, रविंद्र सिंह जी का दिख भी रहा है। अब जो वोट कितने पड़ते हैं, मतदाता कहाँ डालते हैं, वही डिसाइड होगा, उसी दिन डिसाइड होगा। और मुझे तो मैं भी बाड़मेर दौरा करके आया हूँ, मुझे लग रहा है कि इनकी जो हार जीत भी होगी वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो ये कांटे की टक्कर होगी, अप्रत्याशित होगा मामला सारा। अप्रत्याशित होगा। अच्छा, और किसी सीट पे? पाली में बीजेपी मजबूत है। बीजेपी में जो पूर्व एमपी हैं पीपी चौधरी जी, वो मजबूत हैं, मोदी जी और उनके करीब भी हैं। और वहाँ पाली के अंदर थोड़ा विरोध भी है, कांग्रेसियों में खुद में ही विरोध है कि पिछले कई बार से जोधपुर के अंदर 2-3 इनकी अपने पाली लोकसभा के अंदर लगता है, जैसे ओशियाँ और भोपालगढ़, ये तो जोधपुर से ही वो कांग्रेस वाले कैंडिडेट हैं। जो ज़्यादा विधानसभाएं तो पाली की है, वोटर ज़्यादा पाली के हैं, पाली जिले के, उनकी विधानसभाएं ज़्यादा जुड़ती है। लेकिन हर बार क्या होता है, पाली के साथ दोगला व्यवहार कर दिया जाता है। कैंडिडेट जोधपुर जिले का, जोधपुर से आ रहा है बार बार, तो वो कांग्रेसियों में भी विरोध है, तो वो कांग्रेसी जो है वो भी बीजेपी को जिताने में वहाँ। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हैं अशोक जी, उनका बेटा वैभव, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वैभव की हालत जालौर में खराब है बहुत ही। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा, सामाजिक एकदम सामान्य कार्यकर्ता को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका देती है। कांग्रेस में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, एक नेता है वही कई सालों तक आता है बार बार, फिर उसका बेटा आ जाता है। परिवारवाद का शुरुआत ही कांग्रेस ने की है राजनीति में। अब ये जालौर में जो है वो बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो दिया है नुम्बा राम जी चौधरी, सामान्य कार्यकर्ता हैं और मध्यम परिवार से हैं, बिल्कुल सिंपल उनका जीवन है, उनको दिया है। तो लोगों को मैं ये विश्वास है कि भाई इस पार्टी ने देखो एक सामान्य कार्यकर्ता को दिया है, तो ये अपनी क्या पीड़ा सुनेगा और दिल्ली तक अपनी जो आवाज़ है जो वहाँ तक पहुँचाएगा। आज की तारीख के अंदर लुम्बा राम चौधरी जालौर और सिरोही और सांचौ लोकसभा के अंदर मजबूत है आज की तारीख में। अच्छा, राजसमंद में तो मुझे राजसमंद की जब बात आती है तो वहाँ तो ये होती है कि कितने वोटों से लीड ली जाएगी। हाँ, तो वहाँ तो लीड लेंगे, वहाँ पे लीड लेंगे, तो हाँ, वहाँ तो ये है कि कितने से हाईएस्ट हो, मतलब यही है भाई। बातचीत हमारे परिचित है, वहाँ बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि भाई पूर्व सांसद और वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने वहाँ जीत हासिल की। तो कुछ अभी के चुनाव भी देखते हैं तो वहाँ मजबूत भाजपा ही है और लगता है कुछ ऐसा हो सकता है वहाँ। अच्छा, आप शेखावाटी से भी हैं, क्योंकि आपका जो गृह जिला है चूरू, और चूरू के अंदर भी जो बीजेपी छोड़ करके जिनको टिकट कट गई थी राहुल जी,
तो वो वहाँ पे लड़ रहे हैं और वहाँ पे भी बड़ा कंटेस्ट की बातें आ रही है, या फिर क्या वहाँ भी कोई एक तरफा जाएगा मामला? देखो जी, अगर हम राहुल कस्बा की बात करें तो राहुल कस्बा का जो परिवार है वो पुराना राजनीति से जुड़ा हुआ है। उनके पिताजी जो हैं वो भी 3-4 बार सांसद रहे हैं, 2 बार वो खुद सांसद रहे हैं, 2 बार उनकी माताजी जो हैं वो एमएलए रही हैं। तो उनका परिवार जो है वो एक राजनीतिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम सिंह कस्बा का जो परिवार है वो आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ परिवार है। वहाँ की जनता जो है वो उनको व्यक्तिगत रूप से चाहती है, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्योंकि तारानगर में चुनाव हारने के बाद में राजेंद्र राठौड़ जो हैं उन पे एक तरह से शंका करने लग गए कि भाई मेरा चुनाव हारने का जो कारण था वो राहुल कस्बा का था। तो ये बात राहुल कस्बा पहले जो विधानसभा की सीट जो टिकट जो सादुलपुर की थी वो राहुल कस्बा के लिए ही देने की बात की गई थी, लेकिन राहुल कस्बा को ये लगा कि भाई मेरे को जो है मेरे गृह क्षेत्र में चुनाव हराया जा सकता है, इसलिए उन्होंने जो है गारंटी से सुमित्रा पूनिया को टिकट दिलाया और कुछ बहुत कम वोटों के मार्जिन से सुमित्रा पूनिया वहाँ से चुनाव हार गई और वहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट हैं मनोज सिंह न्यांगली, वो चुनाव जीत गए। लेकिन यहाँ गैप हो गया राजेंद्र राठौड़ के बीच में और कस्बा परिवार के बीच में। अब मैं आपको बात बताऊं कि ये भैरों सिंह जी शेखावत की टाइम की बात है कि 168 वोटों से जब चुनाव जीत करके राम सिंह कस्बा लोकसभा में पहुंचे थे तो उसमें सबसे बड़ी बात यह आई कि राम सिंह कस्बा और राजेंद्र राठौड़ की एक राम लक्ष्मण की जोड़ी उस क्षेत्र में मानी जाती थी। लेकिन दारिया इनकाउंटर प्रकरण जो है वहाँ एक चर्चित इनकाउंटर प्रकरण हुआ था और उस प्रकरण ने जो है दोनों के अंदर इतनी दूरियां बढ़ा दी कि राजेंद्र राठौड़ को इस मामले में जेल तक जाना पड़ा। तब से क्या है कि दोनों के बीच में एक तरह से एक इस तरह का माहौल बन गया और विवाद पैदा हो गया। और तारानगर का जो चुनाव था उसमें बताया जाता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो है राजेंद्र राठौड़ के पीछे लग गई थी। वहाँ की जो जनता है, चूरू के जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि राजेंद्र राठौड़ जो है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, कांग्रेस के प्रति एक माहौल जो जनता के अंदर दूसरा प्रकार का बना हुआ था। तो उसमें चूरू की जनता को ये लग रहा था कि इस बार राजेंद्र राठौड़ जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वो खुद की जो सीट है जिसपे उनके बहुत नज़दीकी हैं हरलाल सारण, वो वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और तारानगर से जो है गुटबाजी के चलते राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार जाते हैं। तो उस गुटबाजी का सारा ठीकरा हो गया, पड़ गया, राहुल कस्बा पे फूट गया। अब देखिए ये बात तो राजनीतिक परिवेश की बात है, अब ठीकरा किस पे क्या फूटा, लेकिन राहुल कस्बा ये बात कहते हैं कि हमने कोई इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने न तो मेरे को फॉर्म, जब उनका फॉर्म का नॉमिनेशन हुआ था, दरअसल क्या था कि दोबारा जब चुनाव के बाद जब ये बातें चली राजेंद्र राठौड़ की हार का कारण, तो कई जगह मंचों पे उनके कार्यकर्ताओं ने वो हार का ठीकरा सारा का सारा राहुल कस्बा पे फोड़ा। और मुझे लगता है कि राहुल कस्बा की जो टिकट कटने का कारण है वो भी आला कमान तक पहुंच गया होगा कि भाई इन्होंने भीतरघात किया है। और एक बात साफ है इनके टिकट कटने से कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब वो समय निकल गया कि आप भीतरघात करो, पार्टी के साथ भीतरघात करो और उसके बाद आप टिकट भी ले आओ। तो भारतीय जनता पार्टी में ये मैसेज दिया है कि भाई यहाँ कड़े से कड़े निर्णय हो सकते हैं, ये ताकि लोग आगे से संभल के रहे, भीतरघात ना करें। देखो जी, इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये आई कि चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की 2 तहसील भी लोकसभा चुनाव में नौर और भादरा जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट से ही चूरू डिस्ट्रिक्ट में जोड़ दिया गया उनको। तो अब अपनी इसमें बात करें तो 6 जगह से लोग चुनाव हार गए। तो हो सकता है उन्होंने भी जो है हाईकमान को अवगत करवाया होगा कि भाई हमारा सांसद जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, जनता के बीच में नहीं जाता, इसलिए हमें चुनाव हारना पड़ा। राजेंद्र राठौड़ को अब ये कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ को टारगेट करने के लिए वो बार बार कह रहे हैं कि जी भी हमारी टिकट जो कटी है ना वो राजेंद्र राठौड़ के कारण कटी है। और राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि भाई मेरा इसमें क्या लेना देना है। 108 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। वीरेंद्र जी, मुझे ये लगता है राजेंद्र राठौड़ को जो टारगेट करने का जो कारण है कि एक तो दोनों गुट अलग अलग थे, तो एक तो भड़ास होती ही है, दूसरा ये है कि आपकी जो चूरू लोकसभा सीट है वो जाट बहुल सीट है और दोनों कैंडिडेट जाट है। तो कोई भी एक कैंडिडेट चाहेगा कि जाट मेरे पक्ष में, मेरा समाज लामबंद हो जाए। तो अब दोनों कैंडिडेट हैं तो कोई मुद्दा नहीं बचता। तो राहुल कस्बा ने बहुत ही मतलब ये कहिए कि चतुराई से कि ये चुनाव जो है वो राजेंद्र राठौड़ पे डाल दिया
कि उनके ऊपर करें तो ये जातिवाद का फैक्टर आ जाए और मेरा समाज मेरे पीछे लामबंद हो जाए? आप मानते हैं इस बात को? नहीं, ये एक अलग तरीके की बात है। देखो जी, चूरू जिले के अंदर क्या पूरे शेखावाटी में, और अब तो मैं कहूँ कि राजस्थान में करीब करीब जाति फैक्टर काम करने लग गया। और ये सब सारी जो करामात है इन नेताओं की है, क्योंकि हम तो समाज में रहने वाले लोग हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो है वो भी एक जगह बैठा करते थे, और आज भी हमारे तो बहुत से ताल्लुकात जो हैं जाट जाति के लोगों के साथ में हैं। तो ये तो एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की बात की जाती है कि साहब वो राजपूत है, वो फलाना है, वो फलाना है। मेरे को सबसे बड़ी बात यह लग रही है कि चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो विकास की हम चर्चा करें, अब इधर राहुल कसबा जी कहते हैं कि जी मैंने बहुत काम किया है, लेकिन वो धरातल के अंदर जैसे दिख नहीं रहा। अब जैसे रेल लाइन से चूरू डिस्ट्रिक्ट जुड़ा है, तो ये तो भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट था भी, वो बड़ा काम है, उस पर सरकार काम करेगी तो वो दिखाई देगा। लेकिन पानी का संकट चूरू में सबसे बड़ा संकट है। पानी के लिए कोई काम नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो, अब आपको बताएं कि प्राइवेट कंपनी को, किसी एजेंसी को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो पानी के अलावा और क्या संकट है? शिक्षा का कोई बड़ा साधन नहीं है। सादुलपुर क्षेत्र में नहीं है, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई शिक्षा की हम बात करें तो आप ये समझिए कि कुछ ही नहीं हो रहा है। बेरोजगारी की बात करें तो कुछ नहीं हो रहा है, और हाँ, बड़ा कोई अस्पताल नहीं है। क्या लग रहा है आपको ओवरऑल चुनाव में, क्या लग रहा है, कौन भारी लग रहा है? नहीं, देखिए कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री हैं वो चूरू में आए थे और उन्होंने कहा कि देवेंद्र झाझड़िया से मैं पुराना परिचित हूँ। ये बात कह करके उन्होंने उस पूरे ज़िले की जनता को साधने की कोशिश की है, और उन्होंने बातों ही बातों में, इशारों में यह भी समझा दिया कि भाई टिकट किसका कटा है उससे आप मत जाइए, उस गहराई में मत जाइए। आपको वोट उस व्यक्ति को करना है जिसका शरीर जो है वो समस्याओं से घिरा होने के बावजूद उसने इंटरनेशनल लेवल पे भारत को मजबूत किया है। दूसरे देशों में उसने खेल में कई प्रतियोगिताएं जीती हैं और देश का नाम रोशन किया है। तो मैं देवेंद्र झाझड़िया से कई बार मिला हूं, उनकी माँ से मैंने बात की है। वो एक मिडिल क्लास के किसान हैं। तो टिकट जो ये कटना है, चुनाव का जो पलड़ा भारी है, वो देखिए फिलहाल की जो कंडीशन है वो तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चूरू जिले में मजबूत हो रही है। आप ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का नाम रोशन करने वाली एक प्रतिभा को मौका दिया है, सम्मान किया उसका। हाँ बिल्कुल, इस बात से तो हम इनकार कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता, राहुल कसबा भी नहीं कर सकते। आगे झुंझुनू पे अब आते हैं। झुंझुनू में लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है वो बहुत ही रोचक मुकाबला है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने शुभकर्ण चौधरी जी जो उदयपुर वाटी से विधायक का चुनाव हारे हैं, एक बार वो विधायक वहाँ रहे हैं, उनको टिकट दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने सीसराम ओला के बेटे हैं विजेंद्र ओला, उनको टिकट दिया है। मैं यहाँ सबसे बड़ी बात ये करना चाहूँगा कि सीसराम ओला का जो परिवार है, हो सकता है कि उनके ऊपर भी कोई जाति पाति की राजनीति करने का आरोप लग रहा होगा, लेकिन फील्ड में कोई ऐसा आदमी नहीं है उनके सामने ये बात कह दे कि साहब आप जाति पाति की राजनीति करते हो। विजेंद्र ओला जी मेरे भी जानकार हैं। मैं पत्रकार रहने, जब मैं फील्ड में जाता था तो मैंने सीसराम जी ओला के कई मैंने इंटरव्यूज किए हैं। कभी भी उन्होंने, मेरे व्यक्तिगत काम भी पड़े हैं, मैं तो राजपूत था, मेरे लिए भी उन्होंने किसी भी अधिकारी को या किसी भी प्रशासनिक स्तर के बड़े अधिकारी, उन्होंने कभी जातिवाद की राजनीति इस तरह की बात नहीं, लोग बाहर आंकलन हाँ, करें कुछ भी। तो ये क्या है कि कांग्रेस की जो टिकट झुंझुनू की है वो मजबूत तरीके से कांग्रेस पार्टी की मानी जाती है। वो इसलिए मानी जाती है कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई घपलाबाजी उन्होंने नहीं, कोई घोटाला नहीं किया। भाजपा के जो कैंडिडेट उपकरण है तो उनके माइनस पॉइंट क्या है? देखिए जी, उन्होंने, उनके ऊपर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बिफर जाते हैं। बिफरने का मतलब ये है कि जनता पब्लिक डोन के अंदर जा करके वो कई तरह की इस तरह बातें कह देते हैं। पिछले दिनों उन्होंने राजपूत समाज के बारे में कोई उल्टा सीधा बात बोल दी थी, वो एक वीडियो उनका वायरल हो गया, उसके बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। अब मैं आपकी बात यहाँ बताऊँगा आपको कि राजनाथ सिंह जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं और वो पिलानी में आए थे। अब राजनाथ सिंह के मुकाबले वो भीड़ बहुत कम थी। एक एमएलए जो है उसमें भी शायद ज़्यादा भीड़ आ सकती है, लेकिन राजनाथ सिंह जी की मीटिंग में कम आदमी आने का सीधा संकेत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की झुंझुनू से हालात इस समय कमज़ोर है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है राजपूत, वो उससे उखड़ा हुआ है। बिल्कुल, वो नाराज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और गुटबाजी भी है। सीकर में क्या मानते हैं आप? सीकर में स्वेदानंद जी महाराज जो हैं वो अच्छे एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, और सीकर की हम विकास की बात करें तो उन्होंने कुछ हद तक उस काम को पूरा करने का काम भी किया है। लेकिन वो तीसरी बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं,
तो सीकर की जनता जो है एक बार बदलाव करने के इस बार मूड में नज़र आ रही है, क्योंकि गठबंधन जो कांग्रेस गठबंधन है उन्होंने भी एक मजबूत कैंडिडेट को इस बार मौका दिया है, जो अमरा राव जी हैं, कॉमरेड जनता से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो जनता से जुड़े हुए आदमी है। किसानों के मुद्दों को लेकर के हर दिन हम तो बहुत देखते हैं अमरा राव जी को सड़कों पर बैठे रहते हैं। अब आपको बात बताऊं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो थे वो ऊर्जा मंत्री थे, मेरे सामने की बात है, वो सीकर से निकल रहे थे तो अमरा राव जी ने उनकी गाड़ी रखवा ली। उन्होंने कहा कि जी किसान को आप बिजली नहीं देते हो, आप हमारे शेखावाटी क्षेत्र के मंत्री हो। तो जितेंद्र सिंह जी के सामने उस समय बहुत बड़ी एक तरह से प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि भाई मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। तो उन्होंने कमेंट किया कि अमरा राव जी मैं जयपुर पहुँचते ही सबसे पहले इस समस्या का हल निकालूंगा। तो कॉमरेड अमरा राव जी जो हैं वो एक मजबूत नेता है, आम जनता से जुड़े हुए नेता। हाँ, सुलभ भी, आसानी से मिल भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी उनके लिए कोई बिचौलिए की और इस तरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वीआईपी नहीं है, तो वो एक आम आदमी है। उनका माइंड प्लस बिल्कुल, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। नागौर में क्या देख रहे हैं आप? नागौर की बात देखो जी मैं करूं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो हैं वो भी आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक यूथ का बड़ा समर्थन है और काम भी करते हैं साहब, काम करते हैं। अब चाहे उन पे जाति के आरोप लगो, चाहे कुछ भी आरोप लगो, लेकिन जो बात वो कहते हैं और जिसके साथ वो जाते हैं और समाज के हित की बात वो करते हैं, वो वास्तव में वो मजबूत तरीके से उठाते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ज्योति मिर्धा जी की हम बात करें तो उनका परिवार तो देखो राजनीति से जुड़ा हुआ है, उनका पूरा परिवार जो है हमेशा ही राजनीति में रहा है, लेकिन आम जनता से वो कटआउट रहे। बीजेपी की टिकट मिलने के बाद में वो एमएलए का चुनाव हार गई, वो एक अलग बात है। अब उनको सांसद का टिकट देकर के वो जब दोबारा जो है भाग्य आजमा रही हैं, लेकिन वहाँ बहुत कांटे का मुकाबला है। और जहाँ तक बात समझ में आ रही है और वहाँ के लोगों से के बीच में हम जाते हैं तो वहाँ हनुमान बेनीवाल का जो है एक तरह से बोलबाला है। नहीं तो वहाँ पर जैसे हनुमान बेनीवाल से राजपूत समाज भी काफ़ी नाराज़ रहता है और कुछ लोग उनके साथ भी हैं, और वहाँ पे एक गजेंद्र सिंह राठौड़ है वो खड़े हैं बसपा से, तो उसका भी असर पड़ेगा कोई? हाँ, असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, समाज चाहे राजपूत हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे SC ST का समाज हो, समाज में बहुत से लोग बुद्धिजीवी लोग होते हैं और अपने मत का अधिकार करते समय वो 7 बार सोचते हैं कि मैं वोट जो कर रहा हूँ वो कहीं कोई गलत जगह नहीं चला जाए। तो सवाल यहाँ राजपूत समाज से कौन चुनाव लड़ रहा है, अब हो सकता है कि वो गजेंद्र सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं से कोई डायरेक्शन मिला होगा और वो भाई जनता के बीच से उठ करके आए होंगे, तो हो सकता है कि उनको भी ये उम्मीद है कि मैं चुनाव जीत जाऊं। लेकिन यहाँ जो मुकाबला अगर रहेगा वो इन दोनों में रहेगा, वो ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल में रहेगा। और किन सीटों के ऊपर कोई खास मुकाबला होना है? और तो थोड़ा बांसवाड़ा साइड में है, वहाँ हाँ, वहाँ हमारी अप्रोच नहीं है, वहाँ हम पहुँचे नहीं कुल है। मिला के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर मजबूत है, उसका एक कारण भी है। एक यहाँ पे आम धारणा है कि भी जो फुलोदी का सट्टा बाजार है वो काफ़ी कुछ सटीक उसका आंकलन होता है। तो वो फुलोदी का जो सट्टा बाजार है वो क्या करता है इस बार राजस्थान की 25 सीटों के ऊपर? ज़्यादातर बीजेपी पे ही है उनका, फुलोदी भाजपा पर भी है। भाजपा पर ही है। कारण है उसका कि कांग्रेस के जो नेता है भाई, राजस्थान का जो रतन सिंह जी, राजस्थान का जो चुनाव है वो दो ही पार्टियों के बीच में मूल रूप से, कांग्रेस और भाजपा। तो कांग्रेस की तो रतन सिंह जी स्थितियां ये हो चुकी है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, टोले के टोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं कोई 1-2 जा रहा है, मतलब 200 जा रहे हैं तो 150 जा रहे हैं। नेता तो बीजेपी में शिफ्ट हो गए, अब वोटर्स को शिफ्ट होना बाकी है। हाँ, तो वोटर्स ऐसे शिफ्ट होते हैं कि जो लीडर होता है वो शुरुआत कार्यकर्ता से करता है और कार्यकर्ता ही बूथ लेवल तक जाता है, कार्यकर्ता ही गलियों में फिरता है, कोई नेता तो 5 साल तक फिरता नहीं है। अब बताइए वीरेंद्र जी, वो बात आपकी सारी ठीक है। हाँ, कि भाई कांग्रेस खत्म सी कर दी उन्होंने, सारे लीडर उधर ले भाई लिए, ये कांग्रेस उसके के नेता बावजूद ने, नहीं, सुनिए, उसके ये कांग्रेस के नेता ने उसके बावजूद हर जगह टक्कर कांटे की लग रही है। तो ये क्या मतलब राज क्या है? एक तरफ हम कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो रही है, फिर भी हर जगह टक्कर में है। काफी सीटों पर टक्कर है, ठीक है। ये वहाँ जैसे बाड़मेर की तो त्रिकोणीय हो गई, ठीक है। अब जैसे आपने बताई वीरेंद्र जी ने कि भाई नागौर वाली जो सीट है, तो जो नागौर वाली सीट पर टक्कर ऐसे ये बता रहे हैं, हनुमान बेनीवाल काम करता है ग्राउंड लेवल पे, तो उसको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ड्राइवर तक फोन कर लेते हैं उनको। हाँ, ठीक है ना, उनका जुड़ाव हो गया सब। भाई थोड़ी बहुत
हर आदमी अपनी जाति की पक्ष खींचता है, और वो जिस जिले से आता है, जिस दरअसल जाति मैं से वो बताऊँ लेकर बड़ा आपको है। कि बात पक्षपात की नहीं है। हाँ। होता क्या है कि जैसे मैं राजपूत हूँ, तो मेरा जो संपर्क है, रिश्तेदारियाँ हैं सारी मेरे समाज से हैं। तो मुझे जैसे खबरें देनी है और करनी है, मुझे खबरें चलानी है, किसी का इंटरव्यू लेना है, तो मेरे समाज वाले मुझे सीधा अप्रोच कर लेते हैं। दूसरे वाला समाज वाला सोचता है यार पता नहीं हमारे समाज की चलाएगा नहीं चलाएगा, तो मेरे से संपर्क ही नहीं करते। मैं तो तैयार हूँ चलाने के लिए, लेकिन वो संपर्क ही नहीं करते। अब मेरे चैनल के ऊपर क्या होगा कि मेरे समाज की खबरें ज़्यादा होगी तो कहेंगे ये जातिवादी है। हाँ, वो हो जाता जबकि करे संपर्क तो करो भाई पहले। तो ऐसे ही नेताओं से काम करने के लिए भी क्या होता है कि खुद का जो समाज होता है तो उसमें आदमी का दायरा बड़ा होता है, संपर्क होता है उसका। तो खुद के संपर्क समाज वाले तो फटाक से संपर्क कर लेते हैं, और दूसरा एक पाल तो संपर्क सूत्र नहीं होते, और फिर वो ये सोचता है यार पता नहीं मैं दूसरी जाति का हूँ, मेरा काम करेगा नहीं करेगा, मेरी जाति का विरोधी होगा, कई बातें होती है। तो ये जो जातिवाद का जो आरोप लगता है नेताओं पे कि भाई ये जाति देख के काम करते हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि ये नेता की गलती नहीं, हम लोगों की गलती है। बिल्कुल सही। यदि दूसरी जाति का तो उसके पास जाओ, काम के लिए कहो, और वो नहीं करे, फिर उसका भंडाफोड़ करो। इसी बात पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी आते हैं नागौर से, ठीक है, बड़े लीडर हैं नागौर के। हम राजपुरोहित समाज से आते हैं, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, वो 99.99% भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। अब एक मुद्दा बताता हूँ आपको। मनोहर अपहरण, हमारे समाज का एक बच्चा था मनोहर, हाँ, उसका अपहरण हो गया, उसका पता ही नहीं चल रहा है। उस मामले को जिन नेताओं को राजपुरोहित समाज वोट देता है उन्होंने उठाया ही नहीं। आप समझना, नागौर का ये सांसद उस मामले को लोकसभा में उठाता है, फिर अभी की बार विधानसभा में भी उठाया। सीबीआई जांच जो मिली उसका क्रम जो हम दे रहे हैं, राजपुरोहित समाज दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, वो हनुमान बेनीवाल जी को दे रहे हैं। अभी तक वो उस मामले को उठा रहे हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल जी को पता है ये बात कि भाई ये राजपुरोहित जो समाज है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, ये मुझे वोट नहीं देगा, टायर को वोट नहीं देगा, आरएलपी को नहीं देगा, लेकिन उन्होंने उठाया मामला। देखो, जो सदावा जो नेता होता है ना, वो हमेशा अपने जो विरोधी होते हैं, जो उनको वोट नहीं देते, उनका काम पहले करता है, तभी तो उनके अंदर घुसने का उनको मौका मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस मामले में यदि देखा जाए तो वो चतुर है, बहुत चतुर। हाँ, उनको होना भी चाहिए होना। और ये बुंगरा प्रकरण देख लो आप। हाँ। जैसे आपने कहा कि भाई वो राजपूत समाज के कुछ बोलते हैं या राजपूत समाज में उनके प्रति कुछ है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रकरण बहुत बड़ा बुंगरा त्रासदी हो गई जोधपुर डिवीजन में, आपको पता ही है। पूरा बहुत बड़ा इंडिया लेवल का बड़ा मामला बना वो, और बहुत बड़ी वो त्रासदी थी। उसमें सबसे पहले जो आदमी ने लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाई वो हनुमान बेनीवाल था। तो बात ये है। तो ये देखिए, हमारी जो परिचर्चा थी राजस्थान के चुनावों को लेकर के, ये हमने जो माहौल दिख रहा है, जिस तरह आपको आसपास दिख रहा है, उसी तरह हमें भी आसपास में जो माहौल दिखा उसके बारे में हमने बताया। हम ये नहीं कहते कि ये जीतेगा या वो जीतेगा, मामला कई जगह टक्कर का है, कई जगह एक तरफा है, और कई बार ये होता है कि हमें जो दिखता है वो होता नहीं है। ये भी होता है कि चीज़ें बदल जाती है। तो वो चीज़ें तो जब ईवीएम के अंदर वोट पड़ेंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसी से पता लगेगा कि कौन कहाँ पे थी, कैसी वेव थी, कहाँ थी। लेकिन ये जो हमारा आकलन है, जो हम लोगों ने देखा, महसूस किया, लोगों से बातचीत की, उसके आधार पर हमने ये आकलन दिया है। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की परिचर्चा या और आपको कोई जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।